नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर प्रमुख बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्य गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो प्रकृति के द्वारा निर्मित तत्व हैं और जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित रखते हैं और यही हमारे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है, जो एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी प्रकृति का एक तत्व है, क्योंकि प्रकृति ने उसको पैदा किया है। तो मानव प्राकृतिक तत्व होने के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता से वह इन प्राकृतिक तत्वों को परिवर्तित करके सांस्कृतिक तत्वों को जन्म देता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य इसका एक केंद्र बिंदु के तौर पे हमको कहा गया है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित भी होता है। मनुष्य इन सभी प्राकृतिक कारकों के द्वारा प्रभावित भी होता है। जिस प्रकार से जलवायु, मिट्टी, मृदा, वर्षा ये सब मनुष्य को प्रभावित करते हैं और इसी के कारण मनुष्य का आवास, वेशभूषा ये सब प्रभावित होते हैं तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। मनुष्य इन प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित भी होता है और इन प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित भी करता है और साथ ही साथ इन प्राकृतिक तत्वों के साथ वो क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। किस प्रकार से, अगर जलवायु ठंडी है तो मनुष्य गर्म कपड़े पहन लेता है, अगर ग्रीष्मकाल है या जलवायु गर्म है तो मनुष्य सूती वस्त्र पहनता है। तो मनुष्य जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप की वेशभूषा को भी ढालता है। तो इस प्रकार से मनुष्य एक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हुए चलता है। अतः इन विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध एवं समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नांकित 3 सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। पहला, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा, पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टर्शरी यूनिटी। और तीसरा, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसे कि प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत या जो परिवर्तन का सिद्धांत है, ये मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य परिवर्तनशील है। प्रत्येक कारक में मनुष्य कुछ न कुछ अंतर या परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मनुष्य परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वह प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण आदिम सभ्यता से मनुष्य का अभी हमें विकासशील जो पर्यावरण है वो दिखाई देता है। स्वयं पृथ्वी एवं पृथ्वी पर विद्यमान तत्व सभी जड़, चेतन, प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि तत्व समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसके संदर्भ में फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता जीन ब्रूनश के अनुसार उन्होंने कहा, मनुष्य से संबंधित प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है, घट रही है, वास्तव में कुछ भी गतिशील या परिवर्तनशील रहित नहीं है। तो इसका तात्पर्य यही है कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, स्वयं मनुष्य, वो सब परिवर्तन इनमें होता रहता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव या पदार्थ का एक जीवन काल होता है। प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति, विकास एवं समाप्ति होती है। इस प्रक्रिया को उस तत्व या जीव विशेष का जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र में भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, अंत में समाप्ति का चक्र क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन प्रकृति में होता रहता है। परिवर्तन सजीव निर्जीव दोनों कारकों में हर समय होता है। किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है, विकास होता है और उसकी समाप्ति होती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी प्रकार कोई भी ऊपर उठा हुआ स्थल अपर्दन के विभिन्न साधनों के कारण काट करके उसको समतल प्राय कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि न केवल सजीव व्यक्तियों में अपितु निर्जीव तत्वों में भी प्रकृति का उत्पत्ति, विकास और समाप्ति का एक चक्र चलता रहता है। हिम पिघलकर सागरों में जाती रहती है,
स्वयं जलवायु भी परिवर्तित होती रहती है। जलवायु के विभिन्न घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुदाब सभी क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर सब कुछ परिवर्तनशील है और पर्यावरण के सभी कारक गतिशील हैं और परिवर्तनशील हैं। तो प्रकृति के जो ये प्राकृतिक तत्व हैं और ये क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, इसको हम 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। भौतिक शक्तियाँ, जिसको कि फिजिकल फोर्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा जैविक शक्तियाँ, जिसको बायोलॉजिकल फोर्स, और तीसरा मानव शक्ति, जिसको कि ह्यूमन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम भौतिक शक्तियाँ या फिजिकल फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो इसका क्लासिफिकेशन में पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, पृथ्वी का सौरमंडल के साथ अन्य ग्रहों के साथ जो संबंध है, उसको हम पृथ्वी के ग्रहीय संबंध में विभाजित करते हैं। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, पृथ्वी के धरातल के नीचे जितने भी तत्व हैं या फिर नीचे पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भूगर्भ में स्थित जितनी भी शक्तियाँ हैं, फोर्सेस हैं, उन सब का अध्ययन हम पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में करते हैं। सौर शक्ति, सूर्य से प्राप्त होने वाली शक्ति को सौर शक्ति का नामकरण दिया गया है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो इसमें सबसे पहला है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। सौर परिवार के 9 ग्रह की तरह ही पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने ग्रह अक्ष के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये सारी क्रियाएं पृथ्वी के ग्रहीय संबंध से होती हैं। क्योंकि पृथ्वी पर इन्हीं ग्रहीय संबंध के कारण पृथ्वी पर पवन चलती है, पवन की पेटियाँ विद्यमान हैं, ताप की पेटियाँ विद्यमान हैं, वायुदाब की पेटियाँ विद्यमान हैं। पृथ्वी पर आप फिजिकल ज्योग्राफी में यह अध्ययन करेंगे कि पवन पेटी आपके जो पृथ्वी पर है वो किस तरह से वितरित है। ताप की पेटियाँ जो कि उष्ण आपके 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। फिर है वायुदाब की पेटियाँ। इन सब का अध्ययन आप सब फिजिकल ज्योग्राफी में करेंगे। तो ये सब आपके किसके कारण संभव होता है? पृथ्वी के जो ग्रहीय संबंध है, पृथ्वी की जो अक्ष पे घूमने की प्रक्रिया है जिसको कि हम परिभ्रमण कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया जिसको कि परिक्रमण कहा जाता है। तो परिभ्रमण परिक्रमण दोनों के द्वारा ही पृथ्वी के ग्रहीय संबंध निर्धारित होते हैं। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी को धरातलीय भाग पर 2 प्रकार से प्रकट होती हैं। पहला तो महादेश जनक, जिसको कि हम एपिरोजेनेसिस भी कहते हैं, और दूसरा ओरोजेनेसिस, जिसको कि पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। तो इस प्रकार से आपकी जो शक्तियाँ हैं ये धीरे धीरे कई वर्षों बाद प्रकट होती है। इसका तात्पर्य यह है कि अचानक से प्रकट नहीं होती, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी हमें ये क्रियाएं अचानक से प्रकट होते हुए दिखाई देती हैं। ये वैसी क्रियाएं नहीं हैं। इनका जो परिणाम है वो कई वर्षों या कई करोड़ वर्षों के बाद हमें दिखना प्रारंभ होता है। इसमें जो क्रियाएं आती हैं वो है पर्वतों का निर्माण, किसी पर्वत का ऊपर उठना, उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा अपर्दन के कारकों के द्वारा उसमें काट छांट तथा उसका समतल प्राय होना। ये सारी जो क्रियाएं हैं, महाद्वीप और महासागर का निर्माण, ये सब आपके कई वर्षों में जाकर के संपन्न होती है। मनुष्य अपने जीवन काल में इसमें जो परिवर्तन होता है उसको नहीं देख सकता, वो दर्शनीय नहीं है। ये क्रियाएं बहुत धीरे धीरे होती हैं। इसके विपरीत कुछ आंतरिक शक्तियां ऐसी हैं जो कि अचानक प्रस्फुटित हो जाती हैं। जो अचानक हो जाती हैं उनमें हम भूकंप और ज्वालामुखी को सम्मिलित करते हैं, जिसको कि मनुष्य इनके प्रभाव को भी देख सकता है तथा इन क्रियाओं को भी होते हुए देख सकता है। तो ये आंतरिक शक्तियाँ हैं। इस आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के जो ऊपरी धरातल है उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कि पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर स्थित प्राकृतिक तत्व तथा जो मानवीय क्रियाएं हैं या मानवीय तत्व हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तीसरा है सौर शक्ति। पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख कारण सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, सूर्य के द्वारा ही जो आपके पत्ते हैं वो पर्णहरित की उपस्थिति के अंदर अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की शक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त होता है। परोक्ष रूप से
वनस्पति के जो शाकाहारी और मांसाहारी जीव जंतु हैं वो सूर्य की शक्ति द्वारा ही भोजन को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी तूफान का चलना, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में विभिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं में विभिन्नता, ये सब आपके सूर्य की सौर शक्ति के द्वारा ही संभव होता है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थित पशु, वनस्पति, मनुष्य के जीवन को क्रियाशील एवं प्रभावित करती हैं। अतः सूर्य पृथ्वी के धरातल पर होने वाली समस्त परिवर्तनों का नियंत्रण करता है तथा संचालन करता है। पृथ्वी पर जो जीवन विद्यमान है वो सूर्य की सौर शक्ति के कारण ही विद्यमान है। चौथा बिंदु हम जो आपके क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है उसमें ले सकते हैं वो है पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर स्थित प्रत्येक वस्तु की इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायु दाब का अधिक होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। अतः पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल एवं जलमंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा ही संचालित या नियंत्रित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल की परतें विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे आसपास का जो वायुमंडल है जो हमें जीवन की दशा प्रदान करता है वो सब विद्यमान है केवल इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ऑक्सीजन गैस जो मानव के जीवन का आधार है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सतह पर पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्यताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमितताओं को नियमितता में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार से हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ही जो पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति न केवल प्राकृतिक तत्वों को अपितु सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रभावित करती है। धन्यवाद।